हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो पोएम डिस्कस करने वाले हैं वो है आफ्टर एप्पल पिकिंग। किसकी पोएम है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है और ये अमेरिकन पोइट हैं 20th सेंचुरी के। और ये जो जिन थीम्स पे लिखते हैं वो है नेचर, रूरल लाइफ, ह्यूमन इमोशंस, लोनलीनेस, वर्क एंड ड्यूटी, लाइफ एंड डेथ। ये इनकी मेजर थीम्स होती हैं। और ये जो आफ्टर एप्पल पिकिंग है ना, इसमें जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब करता है कि जो एक एप्पल पिकर है वो अपने वर्क को करने के बाद में क्या है, थक चुका है और वो अब क्या करना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है और सोना चाहता है। ऑन द सर्फेस इट इज़ अबाउट ओनली फिजिकल एग्जॉशन, बट सिम्बॉलिकली वॉट इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ, ड्रीम्स, वर्क्स एंड डेथ एंड अदर थिंग्स। तो अब इसको डिस्कस करते हैं हम लाइन बाय लाइन और हिंदी में के साथ में, जिससे कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं और इसकी जो थीम्स हैं वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री। मेरी जो एक सीढ़ी है वो क्या है, पेड़ के बीच में फंसी हुई खड़ी हुई है। टुवर्ड्स हेवन स्टिल, और वह किसकी तरफ इशारा करते हुए खड़ी हुई है? हेवन की तरफ, यानी स्वर्ग की तरफ। एंड देयर इज़ अ बैरल दैट आई डिडंट फिल, और पास में क्या रखी हुई है? एक बैरल, ये रखी बैरल, जिसे कि क्या है, जो पॉइंट है ना वो अभी तक भर नहीं पाया है। बिसाइड इट एंड देयर आर मे बी 2 और मोर ट्री, और इसके आसपास क्या है, एक दो पेड़ और दिखाई दे रहे हैं कि जिनसे उसको क्या करनी है, एप्पल की हार्वेस्टिंग करनी है। एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम बो, ऐसे सेब हैं जिन्हें मैं अभी कुछ शाखाओं पर तोड़ नहीं पाया, मतलब अभी तो रह गए शाखाओं पर पेड़ जिनको अभी वो तोड़ नहीं पाया है। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, लेकिन वो अब जो सेब है ना उनको उठाते उठाते क्या है, थक चुका है। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट, रात में जो सर्दियों की नींद जैसी ठंडक और शांति देती है वैसी उसको क्या हो रही है, फील हो रही है, क्योंकि वो इतना थक चुका है, उसे क्या है, नींद आ रही है। द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ, ये सेबों की खुशबू है और मुझे क्या है, नींद आने लगी है, यानी सेबों की जो महक है वो उसको आ रही है, लेकिन उसको क्या है, नींद भी आ रही है। आई कैनॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड, मैं अपनी आंखों से उस अजीब दृश्य को हटा नहीं पा रहा हूँ। यानी ये पॉइंट है, इसको नींद आ रही है और ये अपने सपने में क्या देख रहा है, मतलब इसकी आंखों के सामने ये वाला जो दृश्य आ रहा है और इसको वो क्या कर रहा है, हटा नहीं पा रहा है अभी। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, जो मैंने कांच की एक पतली परत से देखा, ये देखो ये बिल्कुल ऐसे ग्लास की शीट जैसा दिख रहा है ना, उसके थ्रू इसको दिखाई दे रहा है। आई स्किम दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रो, जो मैंने आज सुबह पानी की टंकी से निकाली थी, मतलब जो वो उसने काम करते हुए जो पानी की टंकी थी उसे क्या है, कांच की मतलब पेन ऑफ ग्लास को जो निकाला था उससे कि वो क्या देख रहा है, ये जो सेब वाला जो दृश्य है उसे देख रहा है। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास, और उसे सफ़ेद पाले से ढकी घास के सामने रख दिया। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और वो क्या है, अब जो बर्फ़ की वो जो शीट थी वो क्या हो गई, पिघल गई और मैंने उसे गिरने दिया और वह टूट गई। बट आई वॉज वेल, लेकिन मैं पहले ही अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, लेकिन उससे पहले वो जो टूटी ना, उससे पहले क्या है, मैं अपनी नींद की ओर बढ़ चुका था, यानी वो नींद लेने की तैयारी में था। एंड आई कुड टेल, और मैं समझ सकता था, वॉट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, कि मेरा सपना किस रूप में आने वाला है, यानी उसे पता था कि मेरा सपना अब कैसा आएगा। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, जो बड़े बड़े सेब थे ना वो आते हैं और क्या होते हैं, गायब होते दिखाई देते हैं। स्टेम एंड ब्लॉसम एंड, जो सेब का डंठल वाला भाग है और जो फूल वाला भाग है। एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, और उसके हरे छोटे भूरे धब्बे साफ दिखाई देते हैं, यानी उसको डंठल वाला भाग भी दिखाई दे रहा है, फूल वाला भाग भी दिखाई दे रहा है, और उसके जो छोटे छोटे उस पर स्पॉट्स होते हैं ना वो भी इसको दिखाई दे रहे हैं। माई इंस्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एक, मेरे पैर में क्या है, दर्द है, एक मीन्स दर्द है और इन स्टेप आर्क मीन्स पैर में।
इट कीप्स द प्रेशर ऑफ द लैडर राउंड, और सीढ़ी के डंडों का जो दबाव है ना वो भी बना हुआ। जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो क्या होता है, राउंड एंड राउंड होता है, तो उस पे पैर पे उसके प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से उसको क्या है, दर्द हो रहा है। आई फील द लैडर स्वे एज द बो बैंड्स, मुझे लगता है कि जैसे शाखाएँ झुकती हैं और सीढ़ी हिलती है। जैसे ही शाखाओं को वो झुकाने की कोशिश करता है तो सीढ़ी क्या है, हिलने लग जाती है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन, और मुझे तहखाने में रखे बक्से से क्या आती है, एक आवाज़ आती है। द रम्बलिंग साउंड, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल कमिंग इन, सेबों के बोझ पर बोझ अंदर से लाए जा रहे थे, यानी कहीं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए रखा जा रहा होगा, तो उनको क्या है, रखा जा रहा था। फॉर आई हैव हैड टू मच, क्योंकि मैंने बहुत अधिक सेब तोड़ लिए हैं। ऑफ एप्पल पिकिंग आई एम ओवर टायर्ड, अब क्या है, मैंने भैया बहुत सेब तोड़ लिए, अब मैं थक चुका हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर्ड, उस बड़ी फसल से जिसकी मैंने खुद इच्छा की थी, यानी मैं जितना चाहता था ना कि इतनी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा मैंने क्या है, अभी वो क्या कर लिया, जितनी मैंने इच्छा की थी उतने ही मैंने जो एप्पल पिकिंग क्या है, कर ली है। और उस एप्पल पिकिंग यानी एप्पल को तोड़ने से अब मैं थक चुका हूँ। देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, छूने के लिए 10,000 लाख फल थे। चैरिश इन हैंड लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल, हाथ में संभाल कर उठाना, नीचे उतारना और गिरने नहीं देना। फॉर ऑल, लेकिन जो भी, दैट स्ट्रक द अर्थ, जो भी ज़मीन पर गिर गया। नो मैटर इफ़ नॉट बरिश्ड और स्पाइक्ड विद स्टबल, चाहे वह चोटिल ना हुआ हो, झाड़ियों में अटका ही क्यों ना हो। वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप, उसे निश्चित रूप से साइडर बनाने वाले सेबों के ढेर में एज ऑफ नो वर्थ, बिना किसी कीमत के समझकर फेंक दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि है ना, सेब को बहुत संभाल करके उसकी हार्वेस्टिंग करनी होती थी। लेकिन अगर ज़मीन पर गिर गया या फिर उसमें कुछ भी एक दो स्पॉट लग गया या फिर झाड़ियों में क्यों ना अटक गया, मतलब अच्छा हो, तो उससे क्या है, उसको एज अ फ्रूट वहाँ नहीं दिया जाता था, उसका क्या बना दिया जाता था, साइडर यानी विनेगर बना दिया जाता था। वन कैन सी वॉट विल ट्रबल, कोई समझ सकता है कि क्या परेशान करेगा। दिस स्लीप ऑफ माइंड वॉट एवर स्लीप इट इज़, अब क्या है, जो पॉइंट है ना वो बोल रहा है कि आप सोच सकते हो कि मतलब मुझे सबसे ज़्यादा क्या परेशान करेगा। यहाँ ऐसा सुन के ऐसा लगता है कि वो शायद एप्पल की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा क्या मुझे परेशान कर रहा है कि मेरी इस नींद को चाहा वैसी कैसी भी नींद हो। इसका मतलब ये है कि उसको नहीं पता है कि नींद कैसी है, या ये नींद मतलब हमारी जो टायर्डनेस है उसको कम करने वाली है, या फिर ये मृत्यु वाली नींद है। वर ही गॉड गॉन, अगर वह चला नहीं गया होता। द वुडचक कुड से वेदर इट इज़ लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, तो जो वुडचक बता सकता था कि ये उसकी कैसी नींद है। एज आई डिस्क्राइब इट कमिंग ऑन, और जैसा कि मैं उसके आने का वर्णन कर रहा हूँ, और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, या फिर यह सिर्फ एक इंसानी और साधारण नींद है। यहाँ पे ये पोयम ख़त्म होती है। कपिल जो पोइट है उसको नींद आ रही है, और नींद आते आते उसको इतनी नींद आ रही है कि हमें भी नींद आने लगी सुबह सुबह। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके थीम्स। अब इसकी जो थीम है ना वो क्या है, हार्ड वर्क एंड फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान, मतलब कभी ने बहुत काम किया है, बहुत सारे एप्पल को हार्वेस्ट कर लिए, अब क्या है वो थक गया है। ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन, जो पोइट है ना वो अपने सपने में ये सब चीज़ों की कल्पना कर रहा है। थकान के कारण भी सोते सोते सपने देख रहा है ये सब, कि उसने एक जो शीट, वो जो आइस की जो शीट थी उसके थ्रू वो उसको देखता है, एप्पल्स को देखता है, उसके डंठल को देखता है, उसके फ्लावर्स को देखता है। लाइफ एंड डेथ की बात की है इसमें। जो विंटर स्लीप है ना वो लॉन्ग स्लीप यानी डेथ का सिंबल है।
ह्यूमन लिमिटेशन यानी मानव की कुछ सीमाएं होती हैं, कितनी भी मेहनत कर लो कुछ ना कुछ तो अधूरा रह ही जाता है। नेचर एंड एक्सपीरियंस यानी प्रकृति और अनुभव। जो प्रकृति है यानी नेचर की विंटर स्लीप की बात करता है, और जो एप्पल्स की सेंट की बात करता है, और ठंडक और वातावरण में कभी भावों को गहराई देता है। अब इसका है ना जो पोयम का जो सार है वो ये है, कवि दिन भर सेब तोड़ने के बाद बहुत थक चुका है। वह अधूरे काम, ठंडी रात, सेबों की खुशबू और अपने सपनों के बीच में क्या है, सोने जा रहा है। उसे लगता है कि शायद ये नींद साधारण नींद ना होकर मृत्यु की नींद भी हो सकती है। वह अपने सपने, काम और जीवन के अर्थ के बारे में सोचता हुआ धीरे धीरे नींद में डूब जाता है। अब इसमें देखो सिंबल्स जो यूज़ हुए हैं, एप्पल्स है ना, वो किस लिए यूज़ हुआ है कि एप्पल्स को तोड़े जा रहा है यानी हमारी डिज़ायर्स हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो जीवन के कार्य और इच्छाएं जिन्हें वो पूरी तरह नहीं कर पाया। लैडर को सिंबलाइज़ किया गया है कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो हमें क्या, ऊपर उठने की चाह और अभी भी खड़ी है, यानी हमारी जो डिज़ायर्स हैं ना वो कभी कम नहीं होती हैं, हमें बोलती हैं और करिए, आगे बढ़िए और करिए, इस तरीके से, ठीक है। स्लीप यहाँ पे जो सिंबलाइज़ किया गया है वो आराम से, थकान से और मृत्यु का प्रतीक है। जो विंटर स्लीप है ना वो किसको सिंबलाइज़ किया गया है, मृत्यु या बहुत गहरी लंबी नींद का संकेत है। साइडर एप्पल हीप, इसका मतलब वे चीज़ें जिनकी समाज में कोई कीमत नहीं मानी जाती, जैसे सेब वो जो नीचे गिर गया वो ख़राब हो गया, अब उसको एज अ फ्रूट नहीं खाया जाएगा, ना एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसको क्या बनाया जाएगा, विनेगर बनाया जाएगा। तो इसी तरीके से बोल रहा है कि ये चीज़ें मतलब जो साइडर एप्पल है ना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये समाज की उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जिनकी कोई कीमत नहीं है। पेन ऑफ ग्लास यानी कांच की जो परत है उसको किस चीज़ से सिंबलाइज़ करता है कि ये क्षणिक सौंदर्य है और जीवन की नश्वरता है, यानी वो इतनी जल्दी पिघल कर टूट जाती है। ये लाइफ है ना जो मॉडल है, और यहाँ जो चीज़ें हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो काफ़ी क्या है, मतलब क्षणिक सौंदर्य यानी मोमेंट के लिए थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बाकी होती नहीं है। ये कविता हमें सिखाती है कि मेहनत के बाद आराम जरूरी है और जीवन की सुंदरता क्षणिक होती हुई भी क्या है, गहरी छाप छोड़ जाती है। आई होप ये आपको पोयम समझ में आई होगी। एक बार इसको पढ़ लेना और 1.5 या 2x की स्पीड में एक बार इसको सुन लेना, आपका ऐसे रिवीजन हो जाएगा। और इसके जो थीम्स हैं, सेंट्रल थीम्स, और उन सब की मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी, वो आप एक साथ सारी देख लेना। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट पोएम डिस्कस करते हैं। एमिली डिकिंसन की पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ये एमिली डिकिंसन 19th सेंचुरी की अमेरिकन पोइट हैं, और इनकी जो थीम्स होती है ना बेसिकली वो होती है डेथ, इमॉर्टैलिटी, नेचर, लोनलीनेस एंड ह्यूमन इमोशंस। और इनका काफ़ी है ना यूनिक स्टाइल है इनका लिखने का। ये क्या है, एक शॉर्ट में पोएम लिखती हैं, शॉर्ट लाइंस होती हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है ना वो काफ़ी डीप होता है, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को ये मेंशन करती हैं। अब इस जो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ है, इसमें जो मेजर थीम्स जो इन्होंने यूज़ किए, इन्होंने एक जो डेथ है उसको क्या है, एक जेंटल कंपेनियन बताया है। मतलब ऐसे बहुत हार्श नहीं दिखाया है कि मृत्यु इतनी भयंकर या खतरनाक होती है, वो बोलती है कि बहुत जेंटल होती है जो डेथ होती है। और इसमें लाइफ को क्या एक जर्नी की तरह दिखाया गया है कि चाइल्डहुड, यूथ और जो अडल्टहुड है उसको दिखाया है, और फिर उसमें ओल्ड एज को दिखाया, और लास्ट में क्या है जो हमारी एंड हो जाता है यानी डेथ हो जाती है उसको दिखाया है। और डेथ के बाद है ना इमॉर्टैलिटी को दिखाया है कि ये जो पोएम है, पोएम की जो एंडिंग है वो बताती है कि मतलब बहुत सारी सेंचुरी बीत जाएंगी, लेकिन जो पोइट का जैसे इनकी पोएम है उसके थ्रू क्या है इनको लाइफ टाइम इनको याद किया जाएगा। तो ये क्या है, इमॉर्टैलिटी दिखाता है, और यही है। और टाइम बहुत जल्दी निकलता है, जो सोल है वो क्या है, इमॉर्टल है, ह्यूमन लाइफ टेम्परेरी है, डेथ काफ़ी पीसफुल होती है, इतनी ज़्यादा फियरफुल नहीं होती है। और क्या है, डेथ क्या है, नेचुरल है और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मृत्यु के लिए नहीं रुक सकी। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, वह मेरे लिए दयालुता से रुक गया। द कैरियज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स, गाड़ी में केवल हम दोनों थे। यानी किसकी बात कर रही है, ये जो डिवाइन है जो इसको लेने के लिए आई है उसकी बात कर रही है। एंड इमॉर्टैलिटी, और कौन थी, अमरता। वी स्लोली ड्रो, ही न्यू नो हेस्ट, हम धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि उसे कोई जल्दी नहीं थी। एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने अपने सारे काम, माई लेबर एंड माई लीजर टू, फॉर हिज सिविलिटी, मैंने क्या है सारे काम उसकी विनम्रता के लिए छोड़ दिए। कौन से काम, मैंने अपने सारा काम जो मेरा लेबर था और जो मेरा लीजर था यानी आराम था
मेरा काम था और उनको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। किसके लिए? उसकी विनम्रता के लिए। वी पास्ड द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोब, हम एक विद्यालय के पास से गुजरे। एट रिसेस इन द रिंग, जहाँ बच्चे क्या है, जो रिसेस का टाइम होता है, लंच जो टाइम होता है, उस टाइम में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। किसमें? मैदान में खेल रहे थे। वी पास्ड द फील्ड्स ऑफ ग्रेजिंग ग्रे, और हम देखते हैं कि जो गेहूं के खेत, फिर वो कहाँ से होकर निकलते हैं, गेहूं के खेत के पास से निकलते हैं। और फिर उसके बाद में वी पास्ड द सेटिंग सन, और हम जब जाते हैं रास्ते में तो क्या देखते हैं, एक डूबते हुए सूरज को देखते हैं, उसके पास से हम गुजरते हैं। और रादर ही पास्ड अस, या यूँ कहें कि वह हमें पार कर रहा था, यानी हम उसको नहीं पार कर रहे थे, वह हमें पार कर रहा था। द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, और जो ओस है वो कांपती हुई और जो ठंड हो गई। फॉर ओनली गॉजमर माई गाउन, क्योंकि वह मेरा वस्त्र केवल मकड़ी के जाले जैसा हल्का था, यानी उसने जो कपड़े पहन रखे थे ना वो बहुत हल्के थे, जिसकी वजह से क्या उसको ठंड लगने लगी। माई टाइपेट ओनली ट्यूल, मेरा जो शॉल था ना केवल पतले जालीदार कपड़े का ट्यूल का था, यानी बहुत हल्के कपड़े का था। वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, हम एक ऐसे भवन के सामने जाके रुके जो क्या है, ज़मीन से उभरा हुआ सा लगता था, यानी ज़मीन में उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। द रूफ वॉज स्कैरी विजिबल, जिसकी छत क्या है, मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, और जिसका जो किनारा था ना वो तो है ना क्या है, ज़मीन में धंसा हुआ था। सिंस देन इट्स सेंचुरीज एंड येट, और तब से लेके अब तक क्या है, सदियाँ बीत गईं, और फिर भी आई फील शॉर्टर देन अ डे, मुझे वो जो दिन है ना वो क्या है बहुत छोटा सा लगता है। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्स इज हेड, जब मैंने पहली बार अनुमान लगाया था कि जो घोड़ों के सिर है वो टुवर्ड्स इटर्निटी, और वो अंतकाल यानी सदैवता की ओर थे। यानी इसमें जो पॉइंट है ना वो अपनी जर्नी को दिखा रही है कि मैं नहीं रुक सकती थी, लेकिन जो मृत्यु का जो देवता था वो मेरे लिए रुक गया। और फिर क्या, हम दोनों गाड़ी में बैठ के गए, यानी कैरियज में बैठ के गए। और फिर वो है ना 3 स्टेजेस को देखती है कि चाइल्डहुड को देखती है, यानी बच्चे खेल रहे हैं, फिर को देखती है ग्रेन्स को, यानी अडल्टहुड, अब जो फसल है वो मेच्योर हो चुकी है। फिर वो सेटिंग सन को देखती है, यानी अब टाइम आ गया है जाने का। और इस तरीके से वो इस डेथ की जो जर्नी है उसको एक्सप्लेन करती है। ये जो कविता है ना, मृत्यु को डरावना नहीं बल्कि एक विनम्र और शांति के साथ के रूप में दिखाती है, जो आत्मा को धीरे धीरे इस दुनिया की यात्रा से अनंतता यानी डिवाइन की तरफ लेके जाती है। और ये मृत्यु को एक स्वाभाविक और शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करती है कि भाई जो डेथ है वो आनी आनी है, तो अनअवॉइडेबल है और नेचुरल है। अब इसकी जो थीम है ना वो कैसी है, मतलब इसका टोन कैसा है। टोन है, पोइट किस टोन में लिख रहा है, पोइट एकदम शांत है, पीसफुल है, थॉटफुल है। और हमारा मूड कैसा है, हम सीरियस हो गए लेकिन हम डरे नहीं। पोइट जो है वो डेथ से डर नहीं रही है, वो उसे क्या है, कामली एक्सेप्ट कर रही है। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो में आगे तक कंटिन्यू बने रहना, मैं और भी पोएम्स इसमें ऐड करने वाली हूँ। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एमिली डिकिंसन की आई हर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड। अब इसको इंग्लिश टू हिंदी इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। आई हर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड, जब मैं मर रही थी तब मैंने क्या, एक मक्खी की भिनभिनाहट सुनी। द स्टिलनेस इज़ इन द रूम, मतलब कमरे में क्या थी, गहरा सन्नाटा था, एकदम शांति थी। वॉज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर बिटवीन द हीव्स ऑफ द स्ट्रॉम, और कैसी शांति थी, जैसे तूफान आने से पहले जैसी शांति होती है ना, वैसी शांति क्या थी, उसके कमरे में थी। वह शांति जैसी हवा में होती है, तूफान के 2 झोंकों के बीच की शांति, जैसे मृत्यु के पहले भयावह और तनावपूर्ण जो सन्नाटा होता है वैसी क्या थी। द आइज़ अराउंड हैड wrung them dry, और जो आसपास के जो लोग थे ना उनकी आंखों से क्या है, उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। एंड ब्रेथ्स वर गैदरिंग फर्म, और सब लोग अपनी सांसों को रोककर गंभीरता से खड़े थे। फॉर द लास्ट ऑनसेट व्हेन द किंग बी विटनेस्ड इन द रूम, वे उस अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब राजा आएगा। राजा का यानी मतलब जो डिवाइन है वो उसको लेने के लिए आएगा। किंग का अर्थ यानी भगवान या फिर मृत्यु, जीसस क्राइस्ट से लिया गया है। जिस कमरे में देखा जाएगा, सबको उम्मीद थी कि मृत्यु का कोई समय दिव्य अनुभव होगा। मतलब ऐसा था कि एक डिवाइन चैरियट आएगा और उसको एकदम लाइट्स होंगी, ऐसा वो इमेजिन
कर रही थी। आई विल्ड माई कीप सेक्स साइन अवे, मैंने अपनी प्रिय वस्तु लोगों को देने के लिए वसीयत कर दी। यानी अब जो भी चीज़ थी, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ थी, उसने मतलब क्या कर दी, साइन अवे कर दी। वॉट पोर्शन ऑफ मी बी, और जो कुछ मेरा था, असाइनेबल एंड देन इट वॉज, जिसे दूसरों को दिया जा सकता था, असाइनेबल देन इट वॉज देयर इंटरपोज्ड अ फ्लाई, उस समय क्या है, एक मक्खी बीच में आ गई। जो मक्खी है ना, मृत्यु के गंभीर वातावरण को तोड़ देती है, यानी बहुत टेंस होती है उस टाइम पे जब उसकी डेथ होने वाली होती है, लेकिन क्या एक जो फ्लाई होती है वो इंटरप्ट कर देती है बीच में। विद ब्लू अनसर्टेन स्टम्बलिंग बज, उसकी नीली अनिश्चित और लड़खड़ाती भनभनाहट जो आवाज़ आती है और उसको क्या है, डिस्टर्ब कर दिए। बिटवीन द लाइट एंड मी, लाइट किसको बोला गया है यहाँ, डिवाइन गॉड को, और किसके बीच में, डेथ यानी एमिली के बीच में, और उसके बीच में क्या है, वो मक्खी आ जाती है। एंड द विंडो फेल्ड एंड देन, और फिर मेरी क्या है, जो आँखें हैं काम करना बंद कर गई। विंडो यहाँ पे जो लिया गया है ना, वो आँखों के लिए लिया गया है। विंडोज़ मीन्स आइज़ के लिए लिया गया कि आई कुड नॉट सी टू सी, और फिर मैं कुछ भी देखने में असमर्थ हो गई, यानी उसकी डेथ हो गई। अब देखो शॉर्ट में इसको मैं बताती हूँ। मतलब यहाँ पे जो पोइट है ना, पोइटेस है, वो बोलती है कि जब मेरी मृत्यु होने वाली थी ना, तो एकदम जो रूम था उसमें सन्नाटा आ गया, और ऐसी शांति थी जैसे तूफ़ान के पहले जैसे शांति होती वैसे ही। और जो मेरे आसपास जो लोग खड़े थे ना, उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, और वो किस अंतिम जो क्षण था ना मेरी जो डेथ का, उसका क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने जो मेरी जो चीज़ें थी जो लोगों को दी जा सकती थी, वो मैंने लोगों को दे दी, और मेरे पास अब कुछ भी ऐसा नहीं था। अब क्या है, वो वेट कर रही थी कि है ना, जो डिवाइन चैरियट है उसको लेने के लिए आएगा, मतलब गॉड। तो वो खिड़की की तरफ देखती है, तो उसको ऐसा लगता है कि गॉड उसको लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन तभी क्या है, एक फ्लाइंग बी आती है, उसको इंटरप्ट कर देती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसकी जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ यहाँ सिम्बलाइज़ किया गया आइज़ के लिए, फिर उसकी आइज़ क्या एकदम बंद हो जाती है, और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं देख पाती। इसका मतलब क्या है, उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे जो फ्लाई को जो सिंबल लिया गया है ना, वो मृत्यु की साधारणता से लिया गया है। मतलब बीच में क्या है, इंटरप्ट कर दिया। जो राजा है कौन है, वो गॉड के लिए, जीसस के लिए, फिर डेथ के लिए लिया गया है। जो लाइट है वो स्वर के लिए और आध्यात्मिक सत्य यानी डिवाइन ट्रुथ के लिए लिया गया है। जो विंडोज़ हैं वो आइज़ के लिए, और स्टिलनेस यानी मृत्यु जैसी शांति और तनाव। जैसे डेथ में पीस भी होता है और टेंस भी होता है। मृत्यु से पहले जो टेंशन होती है, और फिर एकदम स्टिलनेस आ जाती है। इस पोएम की जो थीम है ना, इसमें पोइटेस जो कविता मृत्यु के क्षण को बहुत शांत लेकिन रहस्यमय तरीके से प्रस्तुत करती है। लोग किसी दिव्य अनुभव की अपेक्षा करते हैं, मतलब लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ ऐसे डिवाइन जैसा कुछ क्रिएट होगा, लेकिन वहाँ क्या है, एक साधारण सी मक्खी की आवाज़ सुनाई देती है। और जो एमिली डिकिंसन ने दिखाती है कि मृत्यु उतनी महान या रहस्यमयी भी नहीं हो सकती जितनी लोग सोचते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो मेजर थीम्स है वो देख लो। डेथ और ऑर्डिनरी रियलिटी को दिखाया है, अनसर्टेनिटी को दिखाया है, आफ्टर लाइफ, और साइलेंस और टेंशन है डेथ से पहले। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसमें, स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशंस, यानी वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है लेकिन रियलिटी, फिजिकल रियलिटी तो कुछ और ही है। और डिके और मॉर्टेलिटी को दिखाया गया है। इसकी जो टोन है ना, वो काफ़ी काम है, सीरियस है और आयरॉनिक है। और इसका जो मूड है वो कैसा है, मिस्टीरियस है, टेंस है और अनकम्फर्टेबल है। पोएम मतलब स्कैरी नहीं है, बट एक ऐसी स्ट्रेंज और अनसेटलिंग फीलिंग यहाँ पे क्रिएट करती है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। और इसमें जो फ्लाई को जो सिंबल किया गया है ना, वो डिके और डिस्ट्रक्शन से किया गया है, रियलिटी ऑफ डेथ। कि जो डेथ है ना, वो इतनी ग्लैमरस नहीं है, वो क्या है, प्रैक्टिकल है और एकदम ऑर्डिनरी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आता है तो नेक्स्ट पोएम के लिए वेट करना। अभी इसमें नेक्स्ट पोएम हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये जो पोएम है रविन्द्रनाथ टैगोर की, और टैगोर जो थे वो एक ग्रेट इंडियन पोइट थे, फिलोसोफर थे, एजुकेशनिस्ट थे। और इनको 1913 में क्या मिला था, नोबल प्राइज़ मिला था 1930 में। किस वर्क के लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है। और जो गीतांजलि की पोएम नंबर 35 है ना, वो ये है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ओके, स्टार्ट करते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। जहाँ मन में कोई भय ना हो, यानी कोई भी डर ना हो, और सिर क्या हो, हमेशा ऊंचा उठा हुआ हो, अर्थात लोग बिना डरे स्वतंत्र रूप से सोच सकें और आत्मसम्मान के साथ जी सकें। वेयर नॉलेज इज़ फ्री,
जहाँ ज्ञान पर किसी का अधिकार ना हो, वह सबके लिए स्वतंत्र हो और शिक्षा सभी के लिए क्या हो, बराबर मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा जहाँ दुनिया की जो सोच है ना, संकीर्ण सोच यानी नैरो सोच, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए जो कि जाति, धर्म, भाषा या छोटे छोटे स्वार्थी दीवारों में, मतलब ऐसा समाज मुझे नहीं चाहिए जहाँ पे कि लोगों की सोच कैसी हो, छोटी हो, जो जाति के और धर्म के और भाषा के आधार पे क्या हो, पटे हुए हों। संकुचित विचारधारा से मुक्त समाज मुझे कैसे चाहिए, इन सब से मुक्त समाज चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ जो शब्द है ना वो सच्चाई की गहराई से निकले हों, मतलब लोग ईमानदार और सत्य के साथ बोलें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ थकान रहित प्रयास निरंतर परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहें, लोग हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते रहें। यानी एकदम टायरलेस वो अपनी आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच करके अपने क्या है लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, एक ऐसा समाज जहाँ पे जो तर्क और बुद्धि की जो स्वच्छ धारा है ना, उसको मतलब आलस्य और अंधविश्वास और पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं वो रेतीली बंजर ज़मीन में खो ना गई हो। यानी जो स्ट्रीम है ना वो क्लियर स्ट्रीम होनी चाहिए, किसकी, रीजंस की, थॉट्स की। और ये किस में नहीं खोना चाहिए, एक हमारी जो डेड हैबिट्स हैं उनके जो डेजर्ट यानी मरुस्थल में उसमें खो नहीं जानी चाहिए, यानी बंजर नहीं हो जानी चाहिए। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ ईश्वर मनुष्य के मन को नई सोच और कार्य की ओर प्रेरित करे, विचार और कर्म का विस्तार होता रहे। यानी दी यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, गॉड के लिए, कि जो ऐसा समाज जहाँ पे लोगों को कौन गाइड करे, गॉड गाइड करे टू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शंस, यानी काम के लिए और एक्शंस यानी कार्य करने के लिए। इन टू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। अब यहाँ जो रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं, हे मेरे परम पिता, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे आदर्श मेरे देश को जगाओ, और अर्थात मेरे देश को स्वतंत्र और जागरूक और महान बनाओ। अब ये ना यहाँ पे जो थीम्स हैं वो क्या है, फ्रीडम और एक आइडियल विजन को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। जो पोएम है ना, टैगोर एक ऐसे इंडिया की ड्रीम को देखते हैं जहाँ लोगों की जो मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअली ये लोग क्या हो, फ्री हो। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, और उनका सर कैसा हो, ऊंचा हो, यानी लोग बिना फियर के, बिना डर के, या कॉन्फिडेंस और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में जी सके। सेकेंड यहाँ पे जो थीम निकल के आती है वो आती है नॉलेज और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की। मतलब टैगोर चाहते हैं कि नॉलेज है ना सबके लिए फ्री होनी चाहिए, सोसाइटी इग्नोरेंस से फ्री होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एजुकेशन सबको इक्वली मिलनी चाहिए, किसी का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। फिर यहाँ पे यूनिटी की बात की गई है अगेंस्ट डिवीजन की, है जो ऐसा समाज होना चाहिए जो भाषा के, जाति के, इनके आधार पर बटा हुआ नहीं होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी में एकदम यूनिटी होनी चाहिए, यानी एक अपना यूनाइटेड नेशन होना चाहिए। यहाँ पर ट्रुथ और हार्डवर्क की बात की गई है। जो टैगोर हैं वो बोलते हैं कि ट्रूथफुलनेस और जो सिंसियर एफर्ट को है ना क्या मतलब इम्पोर्टेंट मानते हैं यहाँ पे। और जो लोग हैं ना वो परफेक्शन के लिए क्या करते रहे, कंटिन्यूसली स्ट्राइव करते रहे। रीज़न वर्सेस ब्लाइंड ट्रेडिशन, जो पॉइंट है वो बोलता है कि लोग अपने जो रूढ़िवादी जो विचारधारा है और जो ब्लाइंड जो बिलीफ सिस्टम है ना उसके अगेंस्ट क्या, उनको छोड़ करके क्या करें, लॉजिकल थिंकिंग और प्रोग्रेसिव आइडिया को क्या करें, सपोर्ट करें। और जो रीज़न को क्लियर स्ट्रीम बोला गया है, क्यों बोला गया है, और जो डेड हैबिट्स उनको डेजर्ट बोला गया है। स्ट्रीम क्या है, कंटिन्यू फ्लो करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। और जो डेजर्ट होता है ना वो बंजर हो जाता है, उसमें कुछ भी उपज नहीं होती है, यानी डेड हैबिट्स हमको क्या कर देती हैं, रुइन कर देती हैं। और फिर वो लास्ट में क्या है, प्रेयर करते हैं अपने आइडियल नेशन के लिए, गॉड से प्रे करते हैं। और जो पोएम है ना एक्चुअली एक प्रेयर है, एक प्रेयर का ही फॉर्म है, जहाँ पे क्या है जो पोइट है ना वो गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया को है ना हेवन ऑफ फ्रीडम में अवेकन करो। ठीक है, अब इसकी देखो मेजर थीम्स आपको समझ में आ गई। इसका जो टोन है वो कैसी, एकदम होपफुल है, यानी हम आशा कर रहे हैं उसमें। इंस्पिरेशनल है और पैट्रियोटिक है। और इसका जो मूड है वो सीरियस है, लेकिन कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पोएम। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आई मेड एन असिग्नेशन विद द नाइट। ये पिलग्रिम ऑफ नाइट जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है, और श्री औरोबिंदो के द्वारा लिखी गई है। इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं। और वो पिलग्रिम ऑफ नाइट है
और इसमें जो पोइट हैं वो क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिलोसोफर हैं, एक योगी हैं, नेशनलिस्ट हैं, स्पिरिचुअल थिंकर हैं। और इनकी जो पोइट्री है ना मोस्टली फोकस करती है किसको, स्पिरिचुअलिटी को, इनर वेकनिंग को, ह्यूमन स्ट्रगल्स को, जर्नी को, मतलब सोल की जर्नी को टुवर्ड्स दी गॉड। और ये यहाँ पे टाइटल ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप लिख लेना था, पिलग्रिम ऑफ नाइट। तो स्टार्ट करते हैं। आई मेड एन असिग्नेशन विद द नाइट, मैंने रात के साथ क्या है एक गुप्त भेंट की, यानी मुलाकात का क्या किया, वादा किया। एसिग्नेशन मतलब एक वादा किया। इन द एबीज वॉज फिक्स्ड, और हमारी जो मुलाकात हुई ना वो कहाँ हुई, उस अंधकार में हुई, गहरी जो एबीज है ना वो जैसे बॉटम ऑफ द डार्कनेस, इससे मान सकते हो। आर रेजन सॉरी पहले मैं इसे प्रोनाउंस करती हूँ। इन द एबिस वॉज फिक्स्ड आर रेंडेवू, यानी उस गहरे अंधकार में हमारी क्या हुई, मुलाकात तय हुई। इन माई ब्रेस्ट कैरिंग गॉड्स डेथलेस लाइट, यानी मैं, ब्रेस्ट मीन्स हर्ट, यानी मैं अपने हृदय में भगवान का जो अमर प्रकाश है उसे लिए हुए था। आई केम हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट टू वो, मैं उस अंधकारमय और ख़तरनाक हृदय को जीतने आया था। मतलब इस अंधकार में वो किस लिए आया था कि जो खतरनाक जो हृदय है उसको प्रेम करने आया था। आई लेफ्ट द ग्लोरी ऑफ द इल्यूमिनेटेड माइंड, मैंने प्रकाशित मन की जो महिमा थी उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। एंड द काम रप्चर ऑफ डिविनाइज सोल, और जो दिव्य बनी हुई जो मेरी आत्मा थी ना, आत्मा को शांत आनंद करना भी मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। एंड ट्रेवल्ड थ्रू अ वास्टनेस डिम एंड ब्लाइंड, और एक विशाल धुंधले और अंधे यानी अनजान विस्तार से होकर अपनी यात्रा को किया। टू द ग्रे शोर वेयर हर इग्नोरेंट वाटर्स रोल, और उस तट तक पहुंचा जहां उसकी क्या है, अज्ञानी जलधाराएं बहती थी, अज्ञान से भरी हुई जलधाराएं बहती थीं। आई वॉक बाय द चिल वेव थ्रू द डल स्लाइम, आई वॉक बाय द चिल वेव थ्रू द डल स्लाइम, मैं ठंडी लहरों के साथ में उस नीरस की कीचड़ और गंदगी या माया जाल से होकर चलता हूँ। एंड स्टिल दैट वियरी जर्निंग नोज नो एंड, और ये थका देने वाली जो यात्रा थी ना अब भी बिना किसी अंत के क्या है, चल रही, यानी वो डार्कनेस में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और उसने अपनी लॉस्ट इज़ द लस्ट्रस गुड हेड बियॉन्ड टाइम, समय से परे वह तेजस्वी ईश्वर देवी मुझसे खो गया है, यानी वो बोलता है कि ना मुझे, अब मैं बिल्कुल खो चुका हूँ अंधकार में, और मुझे गॉड की जो ज्ञान है वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। देयर कम्स नो वॉइस ऑफ द सेलेशियल फ्रेंड, और अब मतलब वो इतनी डार्कनेस में चला गया है कि अब उसे ना उसके जो गॉड है यानी दिव्य मित्र, जो उसके इनर हार्ट में जो लाइट थी, जो गॉड का जो प्रकाश था, उसकी भी अब का क्या है, कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। एंड येट आई नो माई फुट प्रिंट्स ट्रैक शैल बी, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरे कदमों का निशान अ पाथवे टुवर्ड्स इमॉर्टलिटी, किसकी तरफ लेके जाएगा, अमरता की ओर ले जाने वाला एक मार्ग बनेगा। यानी वो डार्कनेस के थ्रू कहाँ जाना चाहता है, डिवाइन गॉड के पास जाना चाहता है। ये कविता क्या है, अंधकार और अज्ञान की यात्रा के माध्यम से सत्य, ईश्वर और अमरता यानी मॉर्टलिटी की खोज को दर्शाती है। कवि ने कठिनाइयों और अकेलेपन के बावजूद किसको, आशा और अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वो इतनी डार्कनेस में चला गया कि है ना उसके जो सेलेशियल फ्रेंड यानी गॉड की आवाज़ आना भी बंद होगी, लेकिन फिर भी क्या है वो इतना होपफुल रहता है कि उसके जो फुटप्रिंट्स हैं ना उसको क्या लेके जाएंगे, मॉर्टलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। अब इसमें ना जो पॉइंट है, जो पोएम में पिलग्रिम, जो यात्री, पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री, ह्यूमन सोल को है ना ऐसे सिंबल किया है जो डार्कनेस से क्या है, लाइट की तरफ जर्नी कर रहा है। यानी जो पिलग्रिम है एकदम अंधकार में जाता है, फिर क्या जाता है, लाइट की तरफ जाता है। ये जर्नी किसको दिखा रही है, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखा रही है। यहाँ पे जो नाइट है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट रिप्रेजेंट कर रहा है सफरिंग्स को, प्रॉब्लम्स को, कन्फ्यूजन्स को, और वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डार्कनेस से क्या है, लाइट की सर्च है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी
कि अज्ञानता से ज्ञानता की ओर। यहाँ पे जो पॉइंट है वो बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ में ना इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं और अनसर्टेनिटी है, और जो लाइफ इन सब चीज़ों से भरी हुई है, और जो सोल है ना वो कंटिन्यूसली क्या है, ट्रूथ और डिवाइन लाइट को क्या करती है, ढूंढती ही रहती है। यानी इंसान टेम्परेरी डार्कनेस में हो सकता है, लेकिन फाइनल गोल उसका क्या होता है, गॉड यानी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है। स्ट्रगल और परसिवरेंस की बात की कि जो पिलग्रिम है ना वो इतनी हार्डशिप फेस करता है, और इतनी डार्कनेस में जाने के बाद भी वो क्या रहता है, होपफुल रहता है। जो डिफ़िकल्टीज़ होती है ना वो हर इंसान के जीवन में होती हैं, और जो एक जो करेज होता है ना, और जो गॉड पे जो विश्वास होता है, वो उसके जो फेथ और जो बिलीव होता है गॉड में, वो क्या है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। वही उसको क्या है, हेल्प करता है आगे बढ़ने में। यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस की बात की गई है। जो श्री अरबिंदो हैं, इनके पोएम्स में ना स्पिरिचुअल फिलोसफी इंपॉर्टेंट होती है। इस पोएम में भी वही वो अपना वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ह्यूमन सोल है एज अ पिलग्रिम जो डार्कनेस से लाइट की तरफ जाता है, उसको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो टोन है वो फिलोसॉफिकल है, स्पिरिचुअल है और रिफ्लेक्टिव है, और इसका जो मूड है कैसा है, वो सीरियस है, मिस्टीरियस है और होपफुल है। आई होप ये आपको पोएम समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अभी इसमें और भी पोएम्स ऐड करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। एक फेयरवेल स्पीच पोएम है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, और ये लिखी गई है निज़िम एज़ेकिएल के द्वारा, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्स हैं उनमें से हैं। और इस पोएम में ना उन्होंने क्या है, जो इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल है ना, उसको ह्यूमरस वे में काफ़ी रिप्रेजेंट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, आर डियर सिस्टर, हमारी प्यारी बहन इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, विदेश जा रही है, इन 2-3 डेज़ यानी 2-3 दिन में, एंड और वी आर मीटिंग टुडे, और आज हम यहाँ मिले हैं, टू विश हर बॉर्न वोएज, और उसे क्या किस लिए मिले हैं हम यहाँ, उसे शुभ यात्रा कहने के लिए मिले हैं। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं दोस्तों, वॉट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा, यानी मिस जो पुष्पा है उसके अंदर कितनी स्वीटनेस है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस, मेरा मतलब सिर्फ बाहरी मिठास से नहीं है, बल्कि क्या है, अंदर भी उनके क्या है, सॉफ्टनेस और स्वीटनेस है। मिस पुष्पा इज़ स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, जो मिस पुष्पा है ना वो बिना किसी कारण के भी क्या है, मुस्कुराती रहती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे दिल से खुश हैं और क्या है, संवेदनशील हैं। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, हर फादर वॉज रिनोन्ड एडवोकेट इन बलसर और सूरत, और जो मिस पुष्पा हैं वो क्या है, काफ़ी बड़े परिवार से आती हैं। उनके पिता बलसर या फिर सूरत, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कंफ्यूज होता, बोलता है ये बलसर में है या सूरत में, वो क्या है, एक प्रसिद्ध वकील हैं। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस, मुझे अब याद नहीं कौन सी जगह थी। सूरत, हाँ सही कहा, सूरत थी। ओनली वंस आई स्टेड इन सूरत, एक बार मैं सूरत में रुका था, विद फैमिली मेम्बर्स, अपने चाचा के बहुत पुराने मित्र के, विद माई फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, अंकल के कोई दोस्त थे, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ में क्या है, वहाँ रुका था। हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, और ये ना ये बहुत पुरानी बात है, उनकी जो पत्नी थी ना बहुत अच्छा खाना बनाती थी। यहाँ पे जो पॉइंट है वो किसके लिए क्या कर रहा है, वो इस पुष्पा को शुभ यात्रा विश कहने के लिए है, लेकिन वो कहाँ पहुँच गया, सूरत पहुँच गया, बलसर पहुँच गया, और वहाँ जो अपने अंकल की जो वाइफ है उनकी तारीफ़ करने लग गया। चलो ठीक है, ये तो बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया। अब कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन एंड ऑल्सो लेडीज़ टू, जो मिस पुष्पा है ना, चलो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं और मिस पुष्पा की बात करते हैं। वे क्या है, बहुत लोकप्रिय महिला है, सिर्फ पुरुषों में भी नहीं है, महिलाओं में भी क्या है, वो लोकप्रिय हैं। वेन एवर आई आस्क हर टू डू एनी थिंग शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, मतलब जब भी मैंने उन्हें कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए कहा तो वह कहती थी बस अभी करती हूँ। दैट इज़ शोइंग गुड स्पिरिट, और ये क्या दिखाता है, उनकी अच्छी भावना को दिखाता है। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, मैं अच्छी जो भावना है ना उसकी क्या करता हूँ, सराहना करता हूँ। मिस पुष्पा इज़ नेवर सेइंग नो, और जो मिस पुष्पा है ना कभी भी ना नहीं कहती हैं। वॉट एवर आई और एनीबडी इज़ आस्किंग शी इज़ ऑलवेज सेइंग येस, एंड टुडे शी इज़ गोइंग,
जब भी मैं या फिर कोई भी उनसे कुछ काम के लिए कहता है वो हमेशा क्या करती हैं, हाँ करती हैं, और आज भी और क्या है, आज वह जा रही हैं। टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट एंड वी आर विशिंग हर बॉर्न वॉयज, अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए और हमें और हम जो यहाँ लोग इकट्ठे हुए उन्हें क्या है, शुभ यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप, और मैं जो अन्य यहाँ जो लोग आए हुए हैं वक्ता हैं उनसे बोलने के लिए अनुरोध करता हूँ, और उसके बाद जो मिस पुष्पा है अपना जो ये जो फेयरवेल पार्टी रखी गई है इसके लिए क्या करेंगी, समिंग अप यानी उसका समापन करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, दिखाती हूँ, ये बॉर्न वॉयज है ना, एक तो यहाँ पे आया है फर्स्ट स्टेंजा में, और एक है 2 बार इसमें बॉर्न वॉयज का यूज़ किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो उसकी थीम देख लो, जो इंडियन इंग्लिश का है ना उसको ह्यूमरस वे में इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। जो इंडिया के लोग थे ना जैसे टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे ना, उसको यहाँ पे उस जो बोलने का स्टाइल था उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। जैसे यहाँ पे डिपार्टिंग जो डिपार्चर है ना, ट्रेन करती है, शिप नहीं करता है, तो ये यहाँ पे ऐसे गलत यूज़ किया गया है। हम अपनी टूटी फूटी इंग्लिश कुछ भी अपने मन से बना के बोल देते हैं, बस समझ में आनी चाहिए। और उसमें जो लोग हैं ना अपना क्लास दिखाते थे, तो उस वे पे उन्होंने ह्यूमरस में से तंज कसा है। और ये जो इंडिया का जो कन्वर्सेशनल जो इंग्लिश था ना उसका नेचुरल स्टाइल को यहाँ पे शो करता है। ये सटायर है किस पे, सोशल गैदरिंग्स पे, यानी पोएम फेयरवेल पार्टी कल्चर और फॉर्मल स्पीच के इसको मतलब ऐसे लाइट सटायर करता है, मतलब दिखाने के लिए लोग ये सब काम करते हैं। और इसमें जो रिपीटेड वर्ड्स यूज़ हुए हैं ना बार बार, जैसे स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, और दिखाती हूँ जैसे कि इसमें स्माइलिंग एंड स्माइलिंग यूज़ हुआ है, एंड गुड स्प्रिट, इस तरीके से ये एम्फेसिस करने के लिए और ह्यूमर क्रिएट किया गया है। यहाँ पे इंडियन कल्चर को और इमोशनल बॉन्डिंग को दिखाया गया है, मतलब जो इंडियन का जो कल्चर है उसको रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे फेयरवेल पार्टीज़ हैं काफ़ी इमोशनल और क्या है, रेस्पेक्टफुल होती हैं, जैसे मिस पुष्पा के लिए रखी गई है। मेन थीम्स देखो इसमें ह्यूमर दिखाया गया है, सटायर है, फॉर्मल स्पीचेस पे इंडियन मिडिल क्लास को दिखाया गया है, सिंप्लिसिटी है और इनोसेंट है कि वो इतनी सिंपल है कि वो किसी को काम के लिए मना नहीं करती है, और एक इमोशनल फेयरवेल और फ्रेंडशिप को दिखाता है। इसका जो स्टाइल है कन्वर्सेशनल टोन है, रिपीटेशन यूज़ हुआ है किसके लिए, कॉमिक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और जो ग्रामर है वो टूटी फूटी यूज़ हुई है, ब्रोकन ग्रामर है इंडियन एक्सप्रेशन के साथ में, और रियलिस्टिक इंडियन स्पीच पैटर्न है। इसका जो टोन है ना वो ह्यूमरस है, अफेक्शनेट है और सटायरिकल है, लेकिन जो इसका मूड है ना वो काफ़ी ऐसे लाइट हार्टेड और एंटरटेनिंग है। मतलब पोएम्स है ना रीडर्स को एंटरटेन भी करती है, और क्या है जो इंडियन का जो सोशल बिहेवियर है ना उसको रियलिस्टिकली प्रेजेंट भी करती है। आई होप ये आपको पोएम समझ में आ गई होगी। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, लेकिन हमारी अभी गुड बाय नहीं हुई है, हम अभी और पोएम्स करेंगे।